गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि आज 1 जुलाई है एंड 1 जुलाई से जो नए क्रिमिनल लॉज हैं वो इफेक्ट में आ चुके हैं। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो हमारा आईपीसी था, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट था, इनको रिप्लेस कर दिया गया है। जैसे भारतीय न्याय संहिता, इसने रिप्लेस कर दिया है आईपीसी को। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसने सीआरपीसी को। एंड उसी तरह से इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया है बाय भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इस चीज से। अब यहाँ पर एक मुद्दा ये उठ गया है कि क्या स्टेट इसमें कुछ अमेंडमेंट ला सकती हैं? द आंसर इज यस। होगा क्या कि बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जो कुछ इस चेंजेस के साथ काफी नाखुश हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ एक जगह के ऊपर अमेंडमेंट्स डेफिनेटली पॉसिबल हो पाएंगी एंड स्टेट्स अपने हिसाब से उन चीजों के अंदर बदलाव कर पाएंगे। क्या क्या चीजें नहीं हो रही हैं? देखो, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें तो यहाँ पर जीरो एफआईआर का प्रोविजन अलाउ कर दिया गया है। बेसिकली अब ये फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई एक मुद्दा कहाँ पर हुआ। होता है ना ऐसा बात कि ये मेरे पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में है, ये इसके जुरिस्डिक्शन में है। नहीं, जीरो एफआईआर तो कहीं पर भी करवाई जा सकती है। तो यही प्रोविजन इसके लिए अलाउ कर रहा है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द जुरिस्डिक्शन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यहाँ पे फाइल हो पाए, इसके लिए जीरो एफआईआर का प्रोविजन देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ पुलिस कंप्लेंट्स को ऑनलाइन रजिस्टर किया जा सकता है। इसके अलावा जो भी हीनस क्राइम्स होंगे उनके लिए वीडियोग्राफी, उन क्राइम सीन्स की वीडियोग्राफी करना मैंडेटरी बना दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी आप इंसिडेंट्स को रिपोर्ट कर सकते हो। अब आपको फिजिकली पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ ट्रायल खत्म होने के 45 दिनों के अंदर क्रिमिनल केसेस में जजमेंट आ जाएगा। मॉब लिंचिंग, गैंग रेप माइनर्स का एंड शादी के झूठे प्रोमिस, इसके अगेंस्ट प्रोविजन बना दिए गए हैं। इसके साथ में अगर बात करें ना, अगर किसी महिला जिसके साथ रेप हुआ है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है तो वो केवल और केवल उसके गार्जियन या किसी रिलेटिव के प्रेजेंस के अंदर ही लिया जा सकता है एंड वो भी एक वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा। अगर किसी माइनर का गैंग रेप होता है तो वहां पर उस पर्सन के लिए डेथ सेंटेंस या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट बताया गया है। इसके अलावा जो सेडिशन है उसको रिप्लेस कर दिया गया बाय सेसेशन और एक एक्ट जहां पर कंट्री की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट कोई काम करता है। तो ये कुछ मेजर चेंजेस थे। आई होप आप लोगों को ये समझ आगे होंगे। दोस्तों, डेट है आज की 1 जुलाई 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के फिल्म बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप में से काफी बच्चों के मेल्स आ रहे थे, तो हमारी टीम ने जो ऑफर है प्रतिज्ञा दिवस का, उसको 7 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया है ताकि आप अपने जो भी अपनी तैयारी है उसके अंदर आपको कोई बाधा ना आ पाए। तो इस वजह से हमारी टीम ने आपके रिक्वेस्ट को देखते हुए ये चीज इंश्योर करी है। अब आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे जो भी हमारे फाउंडेशन बैचेज हैं, संकल्प, प्रहार, टाइटन, ये आपको बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर हमारा जो 3 ईयर वाला कोर्स है प्रारंभ, उसको ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली वहां पर भी आपको बहुत अच्छे प्राइस में आपको ये देखने को मिल जाएगा। इवन हमारे एनसीईआरटी बैचेस एंड जो आईडीएमपी कोर्सेज हैं वो भी आपके लिए डेफिनेटली अवेलेबल है। तो इनको भी आप 7 जुलाई से पहले पहले अवेल कर सकते हैं ताकि आप अपनी प्रेपरेशन को और भी स्ट्रेंथन कर पाओ। एंड इवन आपके जो ऑप्शनल बैचेस हैं उनमें भी आपको बहुत अच्छे ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन बैचेस में तैयारी करना चाहते हैं हमारे सीटीआर प्रोग्राम के माध्यम से, तो वहां पर भी सारे बैचेस के ऊपर आपको अप टू 30% ऑफ, मतलब यहाँ पर तो टोटल 30% ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन सभी कोर्सेज के जो लिंक्स हैं मैंने जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दिए हैं, तो वहां पर जाके आप इन डिस्क्रिप्शन पे जाके जो लिंक्स हैं उन पे क्लिक करके इन कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ सोमनाथपुर। देखो, आप लोग कभी मैसूर गए हो? पता नहीं आप लोग गए हो नहीं गए हो, मैं तो 2-3 बार गया हूँ। अब देखो, जब भी आप मैसूर जाते हो ना, तो मैसूर में एक तो मैसूर पैलेस इंसान घूम लेता है, उसके साथ ही साथ जो आसपास में जू है और एक दो चीजें और हमें देखने को मिलती हैं, राइट। और ज्यादातर लोग यही करते हैं कि बैंगलोर से मैसूर घूमने गए और 2-3 चीजें घूम के वापस आ गए, राइट। पर एक्चुअल में आप नोटिस करो ना, मैसूर से अगर आप थोड़ा 30-40 किलोमीटर और चले जाओगे ना, तो वहां पर आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिल जाएगी सोमनाथपुरा की। देखो, अभी यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन भी आया था कि 2023 में किन किन चीजों को यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया। एक तो उसमें शांति निकेतन था, दूसरा क्या था, दूसरा था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपको इंक्लूड किया गया था जो होयसालेश्वर टेम्पल्स होते हैं।
ये दरअसल में टोटल 3 टेम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे होयसलेश्वर के अंदर। यहाँ पर एक हो गया आपका चनकेश्वर टेम्पल हो गया, एक हो गया केशवर टेम्पल हो गया एंड तीसरा हो गया होयसालेश्वर टेम्पल। तो ये जो 3 ग्रुप्स ऑफ टेम्पल है ना, यहाँ पर इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था 2023 के अंदर। अब यहाँ पर ये सोचा जा रहा है कि यार अगर लोग यहाँ तक आ ही रहे हैं तो लोग 40 किलोमीटर और चल जाएंगे, है ना? तो हमें कहीं ना कहीं प्रमोट करना पड़ेगा। ऑलरेडी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया है, तो लोग यहाँ पर भी आएंगे डेफिनेटली टूरिस्ट। तो हमें ये चीज़ लोगों के अंदर बतानी पड़ेगी। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो मैसूर टूरिज्म सर्किट है ना, उसका ही इसको पार्ट बना देंगे, ताकि लोग पैलेस जू तो घूमे ही घूमे, उसके साथ साथ ये भी आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट को यहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ को विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही ना मैसूर का दशहरा बहुत फेमस है। हम लोग दशहरा बोलते हैं, वहाँ पे दशहरा के नाम से जाना जाता है। बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है मैसूर का दशहरा जो होता है। तो जब मैसूर दशहरा होगा ना, तो उस समय के ऊपर भी लोगों को इसके बारे में अवगत करवाया जाएगा। वहाँ पे अलग अलग प्रमोशंस की जाएगी कि आप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये भी देखने जाइए। तो थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं टोटल 3 टेम्पल्स के बारे में। पहला टेम्पल था चिन्नकेश्वर टेम्पल, जो कि लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। 1117 एडी में यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था बाय होयसाला किंग विष्णुवर्धन, क्योंकि उनकी जीत हुई थी चोला एम्पायर के ऊपर। ठीक है, तो इस वजह से इस पर्टिकुलर टेम्पल को विजय नारायण टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही अगर बात करूँ केशवा टेम्पल की, ये भी एक वैष्णवाइट श्राइन है, जो कि बिल्ट हुआ है कहाँ पे, सोमनाथपुरा के अंदर बाय सोमनाथ, जो कि एक जनरल थे होयसाला किंग नरसिम्हा थ्री के अंतर्गत। दरअसल में इनके नाम के ऊपर ही यहाँ पे जगह का नाम पड़ा है सोमनाथपुरा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं होयसलेश्वर टेम्पल की, अब ये ध्यान रखना है कि ये शिवा टेम्पल है। पहले दोनों तो आप नोटिस कर पाओगे ना, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट थे, पर जो होयसलेश्वर टेम्पल है वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, जो कि होयसलास के द्वारा ही यहाँ पे बनाया गया था इन 12th सेंचुरी। बाकी देखो इसकी ना, अगर मैं बात करूं यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे, ये टेम्पल्स की अपने आप में खासियत पता क्या है? ये विसारा स्टाइल को फॉलो करते हैं। विसारा स्टाइल मतलब ये बेसिकली एक हाइब्रिड होता है, जहां पर आपको दोनों के कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएंगे। नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के भी एंड साथ ही साथ आपके जो द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वो भी दोनों देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप टेम्पल को आप नोटिस करोगे, तो टेम्पल के अंदर आपको, ठीक है ना, शिखर देखने को मिल जाता है, कलश, अमलक, ये सब चीजें देखने को मिल जाती हैं, है ना? ये आप नोटिस कर पाओगे कैसे शिखर ऊपर की तरफ जा रहा है। उसी तरह से अगर हम बात करें इसके डेकोरेशन की, तो डेकोरेशन के अंदर आपको द्रविडन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिल जाएगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। एंड इनकी खास बात है क्या है, अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो आपको एक स्टार शेप्ड पैटर्न देखने को मिलेगा। अंडरस्टूड? तो ये स्टार शेप्ड पैटर्न होता है ना, इसी को हम स्टेलेट प्लान के नाम से जाना जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं, विसारा स्टाइल, स्टेलेट प्लान हो गया, हाइब्रिड स्टाइल है बेसिकली नागरा और द्रविड़ा का कॉम्बिनेशन, एंड साथ साथ यहाँ पे स्टोप स्टोन को यूज किया गया है। तो दिस पॉइंट शुड बी वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड। बाकी देखो अगर हम बात करें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, तो आप जानते ही होंगे एक ऐसा एरिया जिसको एक लीगल प्रोटेक्शन मिलती है अंडर एन इंटरनेशनल कन्वेंशन ओवरसीन बाय यूनेस्को, एस्टेब्लिश्ड, मतलब एक कन्वेंशन को स्टार्ट किया गया था 1972 के अंदर। अब इसके अंदर जो साइट्स होती हैं उनको कल्चरल, नेचुरल या मिक्स्ड हेरिटेज भी बोल सकते हैं, जहां पर आपके दोनों कल्चर या नेचुरल क्राइटेरिया होते हैं। कोई भी जोग्राफिकल या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस वाला एरिया हो गया, कुछ कल्चर या फिजिकल इंपॉर्टेंस है, कुछ यूनिकनेस होती है ना, तो उसको यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जा सकता है। इसके अंदर कोई आपके स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, कोई सिटी हो सकती है, डेजर्ट, फॉरेस्ट, आइलैंड, लेक्स, मॉन्यूमेंट्स, माउंटेन्स, वाइल्डरनेस एरिया, एंशिएंट रूइंस, ये सारे यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी होती है, ठीक है, वही सारी चीजें अकॉर्डिंगली इस चीज को मेंटेन करती है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज FATF अडॉप्ट्स म्यूचुअल एवेल्युएशन रिपोर्ट ऑफ इंडिया। थोड़ा सा पहले मैं आपको FATF के बारे में बताता हूँ। FATF दरअसल में क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 1989 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। दरअसल में G7 मीटिंग हो रही थी 1989 के अंदर पेरिस के अंदर, वहां पर एक आउटकम निकल के आया FATF का फॉर्मेशन के थ्रू। इसके हेडक्वार्टर्स आपको पेरिस में ही देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली जो OECD हेडक्वार्टर्स है ना, वही इसका मतलब सेक्रेटेरिएट आपको देखने को मिल जाएगा। देखो जब तो इसको स्टार्ट किया गया तो इसका पर्पस क्या था? पर्पस था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। पर समय के साथ साथ इसके पर्पस के अंदर टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी इंक्लूड हो गया। दरअसल में 9/11 टैक्स आप जानते होंगे ना, उसके बाद यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी ऐड हो गया। एंड 2012 के बाद हमने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की जो फाइनेंसिंग है उसको काउंटर करने के लिए भी हम यहाँ पे स्टेप्स लेने लग गए। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आप जानते होंगे, वो वेपन्स जिनसे कहीं ना कहीं बहुत मैसिव लेवल के ऊपर ह्यूमन लाइफ को खतरा होता है। तो ये तो इसके
मैंडेट की बात होगी। अब यहाँ पर ना इंडिया क्या इसका मेंबर है? द आंसर इज यस। आज के समय टोटल 39 मेंबर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इंडिया 2006 में ऑब्जर्वर बना था और 2010 में इसका फुल टाइम मेंबर बन गया था। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनके जो मेंबर्स है ना, उसमें आपको बॉडीज भी देखने को मिल जाएंगी, जैसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एक हो गया यूरोपियन कमीशन एंड आपका गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, ये भी बिल्कुल इसके मेंबर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इंडिया एशिया पैसिफिक ग्रुप और यूरेशियन ग्रुप, इन रीजनल पार्टनर्स का भी मेंबर आपको देखने को मिल जाता है। बाकी देखो, इंडोनेशिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जो इसके ऑब्जर्वर कंट्री है। साथ ही साथ बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इंटरपोल, ये सब भी इसके ऑब्जर्वर स्टेटस इनके पास देखने को आज के समय मिलता है। यहां पर ना FATF प्लेनरी, ये यहाँ पे इसकी डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। किस चीज के रिगार्डिंग से डिसीजन मेकिंग? जैसे अभी इंडिया की भी क्या हुई है, म्यूचुअल एवेल्युएशन रिपोर्ट। इंडिया के केस में क्या हुआ है, इस म्यूचुअल एवेल्युएशन रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इंडिया ने आउटस्टैंडिंग आउटकम अचीव किया है, यानी कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, टेरर फाइनेंसिंग हो गया, उसके लिए क्या इंडिया अच्छे से काम कर रहा है? आंसर इज यस। ये यहाँ पे इस बार की म्यूचुअल एवेल्युएशन में बताया गया है। इसी के माध्यम से ना ये भी देखा जाता है कि कौन सी कंट्री खराब काम कर रही है। अगर मान लो कोई कंट्री अभी के लिए स्टार्टिंग में कुछ खराब काम कर रही है, तो उसको सबसे पहले ना ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा। इस ग्रे लिस्ट को जुरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग के नाम से भी जाना जाता है। कि देखो अभी बहुत ज्यादा हाई लेवल पे काम नहीं हुआ, पर कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रे लिस्ट के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि आप अपनी पॉलिसीज को सुधार लो, अदरवाइज आपको ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल दिया जाएगा। देखो जब किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये प्रूव हो जाता है कि कंट्री ने टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, इनको टैकल करने के लिए अच्छे से काम बिल्कुल भी नहीं किया। प्लस एट द सेम टाइम फिर ऐसी कंट्रीज को बाकी कंट्रीज से लोन लेना या आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से लोन लेना अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार उनके ऊपर सैंक्शंस भी लगा दिए जाते हैं। तो ये लो लिस्ट आपकी ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। आज के समय 3 कंट्रीज, ईरान, नॉर्थ कोरिया और म्यांमार, ये ब्लैक लिस्ट के ऊपर हैं। अगर मैं बात करता हूँ ग्रे लिस्ट के ऊपर, तो ग्रे लिस्ट के ऊपर बहुत सारी कंट्रीज आज के समय हमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अगर कोई ग्रे लिस्ट में, तो उनको प्रिकॉशन दी जाती है कि आप अपनी पॉलिसी सुधार लो, अगर नहीं सुधारेंगे तो उनको फिर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। और जैसा मैंने कहा, म्यूचुअल वैल्यूएशन रिपोर्ट के माध्यम से असेसमेंट की जाती है कंट्री के क्या क्या स्टेप्स यहाँ पे लिए गए हैं। बिना किसी बायसनेस के ऊपर ये इवेल्युएशन होता है। ये रिपोर्ट पीयर रिव्यू होते हैं, मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री को असेस करती है, यानी कि मेंबर्स दूसरी कंट्रीज को यहाँ पे असेस करते हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको जानने चाहिए थे। यहाँ पे इफेक्टिवनेस और टेक्निकल कंप्लाइंस का ध्यान रखा जाता है इन इवेल्युएशंस के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भुवन पंचायत जियो पोर्टल 4.0 के रिगार्डिंग। देखो दरअसल में ना हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उनके द्वारा 2 जियो पोर्टल्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। एक का नाम है आपका भुवन पंचायत एंड दूसरा का नाम है आपका नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट। दरअसल में इसका 4.0 वर्जन हमें देखने को मिल जाता है। एक्चुअल में जब मैं बात करता हूँ ना भुवन, ये भुवन जो बात होती है, ये धरती की ही बात होती है। दरअसल में धरती को ही, अर्थ को ही संस्कृत में आपके भुवन नाम से जाना जाता है। ठीक है, पर इस पोर्टल की जरूरत क्या पड़ी? देखो आप एक चीज नोटिस करो, जगह अगर हम बात करें हमारी पंचायत की, तो अगर पंचायत को अच्छे से फंक्शन करना है तो उनके पास जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह के उनके पास एसेट्स हैं, राइट। तो यहाँ पर पता क्या होता है, यहाँ पर पंचायत को डेटा प्रोवाइड किया जाता है। कैसे? आपकी जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होती हैं उनके माध्यम से। अब पंचायत के पास ये अलग अलग जानकारी पहुंचेगी, बिल्कुल, तो उनके लिए ना चीजें प्लान आउट करना आसान हो जाएगा। अगर मान लो उनको प्लान करना है कि यार अपना हेल्थ केयर यूनिट कहाँ पे बनाएं या पानी की व्यवस्था कहाँ पे करें, ऑल दोज थिंग्स, वहां पर उनको ना ये डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के अंदर भुवन पंचायत जियो पोर्टल ये बहुत बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। प्लस एट द सेम टाइम जब सारे मैप्स वगैरह होंगे तो लोकल बॉडीज के पास भी और जानकारी आएगी, तो टेक्नोलॉजी को भी डेवलपमेंट के अंदर यूज किया जा सकता है। एंड जो हमारा डिजिटल इंडिया का सपना है उसके अंदर भी काफी बढ़ोतरी करी जा सकती है। यही फंक्शन है आपके भुवन पंचायत जियो पोर्टल 4.0 के बारे में। तो इसको डेवलप किया गया है NRSC, यानी कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के द्वारा, एंड साथ साथ इसरो हो गया, उसने यहाँ पे मदद करी है। बाकी और भी यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे, बाकी और एंटिटीज भी यहाँ पे मदद करती हैं। पर इसरो का जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है,
वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस भवन पंचायत जियो पोर्टल 4.0। तो एक तो इस पोर्टल के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा हमारा है नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट पोर्टल। इसको भी यहाँ पे हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। ये दरअसल में जो पोर्टल है ना, यहाँ पे बात आती है किसकी, इमरजेंसी मैनेजमेंट की, यानी कि यहाँ बात हो रही है किसके, आपके डिजास्टर्स की। तो डिजास्टर्स के रिगार्डिंग हमारे पास क्या इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती हैं, वहां पर उनको टैकल करने के लिए हम किस तरह से हमारी जो भी स्पेस बेस्ड इंफॉर्मेशन है ना उसको यूज करते सकते हैं ताकि डिजास्टर्स को फोरकास्ट किया जा पाए या डिजास्टर्स के लिए हम अच्छे से प्रिपेयर्ड रह पाए एंड उनके रिगार्डिंग जो रिस्क रिडक्शन है वो हर जगह पे कर पाए। दिस इज द फोकस ऑफ नेशनल इमरजेंसी नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट पोर्टल। ठीक है, बाकी रिकवरी के रिगार्डिंग हो गया, डेटा प्रोवाइडर नोड की तरह काम करेगा। ठीक है ना, और ऐसा एक रूम हमें यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा नई दिल्ली के अंदर भी एस्टेब्लिश किया जा रहा है ताकि अकॉर्डिंगली ना हर जगह के रिगार्डिंग रिस्पॉन्स के काम को हम यहाँ पे अच्छे से चेक कर पाए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा आईएसए के बारे में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अभी रिसेंटली क्या हुआ, जो पैराग्वे है ना वो 100th कंट्री बन चुका है यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को एज अ फुल मेंबर की तरह ज्वाइन करने वाला। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा सर पहले तो हमने कहीं पढ़ा था 115 मेंबर हो गए, 116 17 ऐसे मेंबर हम पढ़ा करते थे। हाँ बिल्कुल सही बात है। एक्चुअल में ना जो आपने नंबर पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा सिग्नेटरीज के रिगार्डिंग कि कितनी कंट्रीज ने यहाँ पे इसको साइन कर लिया है। पर साइन करना तो एक प्रोसेस हुआ, सिग्नेटरी तो हो गए, पर वापस जाके उनको अपनी पार्लियामेंट से जनरली वो रेटिफाई करवाया जाता है, जैसे इंडिया के केस में होता है। बाकी कंट्रीज का भी अपना अपना रेटिफिकेशन प्रोसेस होता है। तो अगर मैं बात करूं कौन सी कंट्रीज ने रेटिफाई करवा दिया है तो वो यहाँ पे टोटल आज के समय 100 कंट्रीज हैं एंड 100th कंट्री बनी है पैराग्वे। दरअसल में 2015 के अंदर इंडिया और फ्रांस के द्वारा ये ज्वाइंटली लॉन्च किया गया था आपके इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। राइट, यहाँ पर अगर हम बात करें ना तो 2015 के अंदर लॉन्च तो कर दिया गया था, पर 2017 के अंदर इसको ऑफिशियली स्टैब्लिश किया गया था फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तौर के ऊपर। ठीक है, अब इसका फोकस क्या है, देखो फोकस इसका ये है कि हमारी जो सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज है ना उनके रिगार्डिंग हम अच्छे से मिलकर काम कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एक पर्पस ये है कि हम $1000 बिलियन इतनी हम इन्वेस्टमेंट लेकर आ पाए, इनको मोबिलाइज करें इन सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस। प्लस एट द सेम टाइम हम चाहते हैं कि 1000 गीगावाट तक की सोलर एनर्जी कैपेसिटी हम यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए, एंड इसके माध्यम से हमारी फोकस ये रहेगा कि 1000 मिलियन टन जो हमारा है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसके ग्लोबल एमिशंस को हम यहाँ पे कम कर पाए हर साल। दिस इज द फोकस ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब इसके हेडक्वार्टर्स आपको गुरुग्राम के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप नोटिस करो तो जैसे मैंने आपको बताया 100 कंट्रीज ने रेटिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है एंड फोकस यही है कि जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है ना उसके गोल्स को हम यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर पाए एंड साथ ही साथ हमारी जो सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी है उसको अच्छे से डिप्लॉय कर पाए। तो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट एंड कैसे हम मूव कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशंस की तरफ, यहाँ पर एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बहुत अच्छे से यहाँ पे काम करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा बोलीविया के रिगार्डिंग। देखो बोलीविया में ना जो प्रेसिडेंट है लुइस आर्स, इनके ऊपर एक्विजिशंस लगे हैं कि इन्होंने अपनी ही सरकार के अगेंस्ट कू को ऑर्केस्ट्रेट किया है। बेसिकली तख्ता पलट की यहाँ पे जो कोशिश थी वो खुद ही कर रहे थे अपनी सरकार के अगेंस्ट। जो बोलीविया है, बोलीविया आपको यहाँ पे साउथ अमेरिकन कंट्री देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो बोलीविया एक आपको लैंड लॉक्ड कंट्री सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें, थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश करें तो यहाँ पर ब्राजील हो गया, आपका अर्जेंटीना हो गया, इसके साथ ही आपका पैराग्वे हो गया, चिली हो गया एंड लास्टली आपका पेरू भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। पर मोस्ट पॉइंट ये एक अपने आप में लैंड लॉक्ड नेशन है। यहाँ पर ना इस कंट्री के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल और कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल दो अलग अलग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल लापाज आपको देखने को मिल जाएगी एंड जुडिशरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल है वो आपको सुक्रे देखने को मिल जाती है। बाकी इसकी लार्जेस्ट सिटी आप देख पाओगे सेंटा क्रूज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इस पर्टिकुलर कंट्री का जो नाम बोलीविया पड़ा है ना वो पड़ा है एक लीडर के ऊपर जिन्होंने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर, जो स्पेनिश अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वहां पर रोल प्ले किया था, जिनका नाम था साइमन बोलीवार। इसके अलावा बोलीविया नेचुरल गैस का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देखने को मिल जाएगा सदर्न अमेरिका के अंदर एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं जैसे फॉर एग्जांपल जिंक, सिल्वर, टिन, लेड, इनको काफी मात्रा में यहाँ से एक्सपोर्ट भी किया जाता है। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ मैं आपको क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपका 2024 का ही है, टीएफआर के बारे में, टोटल फर्टिलिटी रेट
इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। दूसरा मैंने आपको होमवर्क आपको दे रहा हूँ, वो है गंगा जी की ट्रिब्यूटरीज के बारे में। इनकी ट्रिब्यूटरीज को आप वेस्ट टू ईस्ट आप लगाने की कोशिश कीजिए। तो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को एंड फिर इसको अटेम्प्ट करके मुझे आप नीचे कमेंट्स में इसका आंसर बता सकते हो। सैटरडे मैंने जो होमवर्क दिया था ऑपरेशंस के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा था। देखो आप लोगों को ना आंसर पता होना काफी नहीं है, पर कहीं ना कहीं बाकी चीजें भी आपको आइडिया होना चाहिए कि बाकी और ऑप्शंस क्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ ऑपरेशन संकल्प की, ऑपरेशन संकल्प भारतीय नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया था। जो पर्शियन गल्फ वाला एरिया हो गया, गल्फ ऑफ ओमान वाला एरिया हो गया, क्यों? ताकि हमारे जो भी इंडियन वेसल्स है ना, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को हम यहाँ पे इंश्योर कर पाए। क्योंकि अक्सर ना बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे, मैरीटाइम इंसिडेंट्स, तो उसको टैकल करने के लिए हमने ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया था। उसी तरह से अगर मैं बात करूं ऑपरेशन मैत्री की, तो दरअसल में ये डील करता है नेपाल के साथ। नेपाल में जब अर्थक्वेक आया तो भारत ने उनकी मदद करने के लिए रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जो स्टार्ट किया था, वो आपका ऑपरेशन मैत्री ही था। उसी तरह से अगर मैं बात करूं ऑपरेशन मदद की, ऑपरेशन मदद हमारी जो सदर्न नेवल कमांड है ना, उनके द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया था, ताकि जो फ्लड्स वगैरह एक्सपीरियंस हुए थे आपको केरला के अंदर, उनसे टैकल करने के लिए, डिजास्टर ऑपरेशंस के लिए ये लॉन्च किया गया था। एंड जो ऑपरेशन सद्भावना था, वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि आर्मी के द्वारा लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरियाज के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो लॉन्च हुआ था, दैट वाज ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन देखने को मिल जाता है। तो ऐसी चीजें अक्सर न्यूज में रहती है, तो ये चीजें आपको पता भी होनी चाहिए। दूसरा आपका होमवर्क था डीलिमिटेशन अभी तक कितने कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं। द आंसर इज टोटल 4 डीलिमिटेशन कमीशन अभी तक कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं। चाहे मैं बात कर लूं 1952 का जो एक्ट के माध्यम से हुआ था, 1962 के एक्ट से, 1972 के एक्ट से, एंड लास्टली आपका 2002 के एक्ट से। तो 4 टोटल डीलिमिटेशन कमीशन को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी 4। आज के डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ ट्रू फॉल्स के माध्यम के ऊपर। इनका आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो, इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। कल जो मैंने होमवर्क दिया था बेसिकली सैटरडे को, उसका आंसर बात करूं तो राइजोटॉप प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि राइनोस की पोचिंग को हम यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बनेरघट्टा नेशनल पार्क आपका कर्नाटका में देखने को मिल जाएगा, तो सेकंड आपका इनकरेक्ट है। इंटरनेशनल बिग कैंट अलायंस यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। एंड अगर मैं बात करता हूँ सार्क की, तो आप जानते होंगे सार्क में चाइना तो देखने को मिलता ही नहीं है, तो आपका चौथा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंटर्स जो हमें पता होने चाहिए थे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली IS ऑफिशियल जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।